गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप जिसमें सक्षम हो वो देखें। PDF दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन है? तो ये हैं PV सिंधु। भले ही स्वर्ण पदक नहीं जीता है इन्होंने, लेकिन ओलंपिक में कोई भी पदक जीतना कितना महत्व रखता है आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि ये राज्य घोषणा किया कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले को 6 करोड़ 5 करोड़ ऐसे ऐसे कोई भी मेडल्स पर उसी के हिसाब से प्राइज रखा जाता है, पुरस्कार रखा जाता है। तो ओलंपिक में कोई भी पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। तो PV सिंधु एक बार इस साल जो टोक्यो ओलंपिक जापान के टोक्यो में अभी जारी है, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और इन्होंने ही फिर रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये लेकर 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली PV सिंधु। और भी कुछ जानकारी है इसमें, देखिए। पुरुष वर्ग में बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी हैं सुशील कुमार। इन्होंने भी ओलंपिक में 2 पदक अब तक हासिल किया है। तो पुरुष में ये हो गए और महिला में अब बन गई ये PV सिंधु। चलिए, और ओलंपिक खेल का आयोजन IOC कराता है, इसके बारे में देख लेते हैं। IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894 और हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मीराबाई चानू ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक जारी है, हालांकि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का है और कोविड-19 के कारण ये नहीं हो सका 20 में, तो 2021 में अभी जापान के टोक्यो में जारी है। तो इस वर्ष का टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक जीतने वाली भारतीय मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है इस बार। और ये भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है रजत पदक। तो इसलिए ये अब तक ये रजत पदक में यही इन्होंने एक पदक हासिल किया है, क्योंकि PV सिंधु तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने, तो इसलिए न्यूज में रही हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। मोमिजी निशिया ये क्यों न्यूज में है? तो ये इस बार का टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं मोमिजी निशिया। और ये जापान के स्केट बोर्डिंग खिलाड़ी हैं इन्होंने ही, और इनका उम्र 13 वर्ष 330 दिन था। उस दिन ये सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक में ये खिलाड़ी बन गई हैं, जापान की हैं, स्केट बोर्डिंग खेल से संबंधित हैं। यांग कियान ये कौन है? तो इस वर्ष का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है इसमें सबसे पहले स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता है, यांग कियान। और ये चीन से निशानेबाज हैं, इन्होंने ही जीता है। तो ये सभी फैक्ट्स मिले आपको एक प्रश्न में। देखिए, उम्मीद करता हूँ इस तरह से क्लास आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी लास्ट में शेयर जरूर कर देंगे, ताकि टार एजुकेशन का परिवार बढ़े और पढ़ाने में और इंटरेस्ट आए हम लोग को भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक CGA, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं दीपक दास। ये 25वें क्रम के लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने, और ये सोमा राय बर्मन का जगह लिए हैं। अच्छा, एक और इसी से संबंधित पोस्ट होता है, पद होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कैग भी बोलते हैं इसको। तो इसके ये कौन है अभी? तो GC मुर्मू हैं, जो लद्दाख के उपराज्यपाल इससे पहले थे। तो ये हैं अभी GC मुर्मू, कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी तो ध्यान रखेंगे। देखिए, उसी से संबंधित पॉइंट्स काफ़ी मेहनत करके ये सब फाइंड करके आप लोग के लिए लाना पड़ता है। चलिए पहला और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। राकेश अस्थाना ये हाल ही में इसी पोस्ट पर नियुक्त हुए होंगे, याद होगा आप लोग को। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में। चलिए, और बसवराज S बोमई ये कौन है? तो ये
एक सप्ताह की बात हुई, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, बसवराज एस बोमई। इससे पहले कर्नाटक में BS येदियुरप्पा थे मुख्यमंत्री, जो अपने उम्र संबंधी कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। तब ये बसवराज एस बोमई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल भी नए बनाए गए हैं। कौन है? तो क्या नाम है उनका? थावरचंद गहलोत। चलिए, एस वेणुधर रेड्डी, ये कौन है? तो ये हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ऑल इंडिया रेडियो के। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित एक लाइन और याद आया मुझे। महात्मा गांधी जो है ऑल इंडिया रेडियो के कैंपस में पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी भवन में वो गए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न में इतने मिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सी सेवा लॉन्च किया है? ये है ई-रूपी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह एक कैशलेस तथा कॉन्टैक्टलेस समाधान है। अब उपयोगकर्ता जो है बिना ऐप के, जिनके पास ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा नहीं है, तो इन सभी के बिना भी वाउचर को QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित सुविधा के अनुसार इसे भुना सकते हैं, भजा सकते हैं। और ई-रूपी जो है NPCI, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास है ये वाला, ये ई-रूपी। और NPCI भी इसमें शामिल है, वही सब कराता है। भीम UPI और पेमेंट गेटवे जो है, छतरी जिसको कहते हैं पेमेंट समाधान का, वो NPCI है भारत में। तो इसके बारे में देखते हैं। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये NPCI जो है RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। स्थापना इसका 2008 में और इसके MD एंड CEO दिलीप एब्से हैं। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सफल, ये क्या है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है सफल। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, यहाँ लिखित में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए, सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ये शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था पिछले वर्ष, उसी का प्रथम वर्षगांठ पर ये सफल पहल का शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होगा? तो सफल जो है CBSE के द्वारा बुनियादी कौशल तथा मूल अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए कक्षा 3, 5, 8 के लिए शुरू किया गया एक योग्यता आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम है। CBSE की बात हुई तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत लोग को CBSE का फुल फॉर्म अचानक से पूछ दिया जाए तो सोचने लगेंगे। बहुत कम लोग हैं, आप लोग नहीं हैं, आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हैं, सब कुछ जानते हैं ऐसे हुए। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो देखें। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म होता है इसका। स्थापना 3 नवंबर 1962 में। हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। चलिए, तो ये रहा उससे सफल के बारे में। स्माइल, ये क्या है? तो केंद्र सरकार ने ही भिखारियों के लिए एक योजना लॉन्च किया है उनके कल्याण के लिए, जैसे उनके पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भिखारियों के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है सफल। समझ गए इसको। स्पेशल 40, ये क्या है? तो मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस के द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 40 महिलाओं का एक दस्ता टीम बनाया गया है, उसी का नाम है स्पेशल 40। ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल कौन है? अभी नए बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जरूर याद होगा। चलिए, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, छगन भाई ऐसे कुछ करके है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करें। चलिए, अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो 2022। ये प्रश्न मैं कल भी करा चुका हूँ, अच्छा लगा मुझे तो फिर से ला दिया हूँ, क्योंकि ये प्रश्न परसों मैं वेबसाइट पर दिया था और कल यूट्यूब पर लाया था। फिर से मैं, ये महत्वपूर्ण लगा मुझे तो ला दिया हूँ। चलिए, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के गांधी नगर में। और ये गुजरात में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसलिए पहली बार शब्द लगा भी है यहाँ। तो और इसका थीम इस बार रखा गया है इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात में हो रहा है तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। बाकी ऑप्शन देखिए। हरियाणा, ये क्यों न्यूज में है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जो 21 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको टाला गया है, अब होगा 2022 में। और कहाँ होगा? तो यही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो संस्करण 22 में होगा, अब हरियाणा में किया जाएगा। तो ये वेन्यू से संबंधित है, ये सब प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, ध्यान देंगे। खेल मंत्री कौन है अभी? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, याद होगा आपको। महाराष्ट्र, ये न्यूज में रहा है। AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में किया जाएगा। AFC अर्थात एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। चलिए,
असम की न्यूज में है, तो हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास असम में किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है अभी वहाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहाँ एक जगह है मांडेर डीसा गांव जो डीमा हसाऊ जिला में है, वहीं पे बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है। उससे वहाँ के क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, जनजातीय क्षेत्र है वो, तो वहाँ के लोग बांस का विभिन्न प्रकार का उत्पादन करके आय का स्रोत उनका बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से बांस औद्योगिक पार्क असम में किया गया है उद्घाटन। चलिए, इस प्रश्न से ये सब मिले आपको। अगला है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर ईसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ईसुरु उदाना क्रिकेटर हैं, तो ये हैं श्रीलंका के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का आयोजन आईसीसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ पोस्ट इसका अभी खाली है। कार्यवाहक वैसे एक नियुक्ति एक हैं, उनका हो गया है, नाम उनका यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन परमानेंट सीईओ अभी मनु साहनी जो थे, इस्तीफा उनको देना पड़ा किसी डिपार्टमेंटल रीजन के कारण, तो ये पोस्ट अभी खाली है। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। पाकिस्तान की न्यूज में है, तो 14 ओडीआई सबसे तेज 14 ओडीआई शतक बनाने वाला बल्लेबाज बाबर आजम बन गए हैं, जो पाकिस्तान से हैं। क्रिस गेल T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर क्रिस गेल बन गए हैं। ओहो, यहाँ पे कंट्री देना था मुझे। चलिए, तो क्रिस गेल बन गए हैं T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर। और ये कहाँ से हैं? तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टीम से खेलते हैं। भारत में जो हम लोग का आईपीएल होता है उसमें ये कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं। न्यूजीलैंड की न्यूज में है, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक हुआ था और ये पहली बार शुरू किया गया था। इसमें अपना देश भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा था, लेकिन भारत हार गया इसमें और न्यूजीलैंड ये पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत गया। तो ये सब फैक्ट्स क्रिकेट से संबंधित आपको आज इतने मिले। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये भी प्रश्न मैं कल परसों में ही करा चुका हूँ, फिर से ला दिया हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है? साइरस पूनावाला। ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, साइरस पूनावाला। इन्हीं को ये पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि, कौन है इनका पूरा नाम आप लोग बताएंगे जरा, लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता है, तो इनके पुण्यतिथि अर्थात डेथ एनिवर्सरी पर प्रदान किया जाता है। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। काजल चक्रवर्ती को हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और ये साइंटिस्ट हैं आईसीएआर में। आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसी में ये साइंटिस्ट हैं। कृषि क्षेत्र में रिसर्च में इनके अहम योगदान के लिए ये नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए, वैदेही डोंगरे ये कौन है? तो हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का ताज इनको पहनाया गया है, वैदेही डोंगरे। और ये 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे यूएसए के मिशिगन के निवासी हैं। चलिए, शिवाजी बनर्जी ये इनको हाल ही में मोहन बगान रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है और मोहन बगान रत्न फुटबॉल से संबंधित होता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मीन आंग हलिंग। एक्चुअली में वहाँ पे सैन्य शासन चल रहा है, क्योंकि इससे पहले स्टेट काउंसलर जो आंग सान सूकी थी, वो उनका नेतृत्व वाला सरकार चल रहा था और सेना के द्वारा इसे हटा दिया गया और तब से सेना ही उस देश का कमान संभाले हुआ है। और अब मीन आंग हलिंग ने खुद को म्यांमार का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है और इन्होंने बोला है कि 2022 तक चुनाव भी कराया जाएगा। और म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ काफ़ी दिनों से ये कड़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रही है, कितने लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। चलिए, म्यांमार का राजधानी म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसी नाम से विशेषकर जाना जाता था। राजधानी नेपी ताऊ है और मुद्रा वहाँ म्यांमार क्यात है। बाकी ऑप्शन देखिए। नजीब मिकाती ये सब हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने होंगे। देखिए, नजीब मिकाती ये मैं चर्चा कर चुका हूँ वैसे पहले भी, एक सप्ताह पहले की सब न्यूज़ है ये। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। लेबनान का राजधानी बेरूत है, मुद्रा लेबनीज पाउंड है और वहाँ पे प्रधानमंत्री नजीब मिकाती यही हैं। चलिए, एरियल हेनरी ये कौन है? तो ये हैती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सब करंट से है, ये नहीं कि कहीं से कुछ ढूंढ के ला दिए, सब न्यूज़ ये करंट का ऑप्शंस भी करंट का है। तो ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री अगर आपसे नहीं पूछे तो न्यूज़ में अगर आया है तो उस देश का मुद्रा या राजधानी भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो सब भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में अपडेटेड जो कंटेंट रहता है, न्यूज़ रहता है, उसी से संबंधित मुद्रा
और ये राजधानी पूछा जाता है, या डायरेक्ट ये पोस्ट पर जो आए हैं उनसे भी, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बनाए गए हैं। हैती का राजधानी पोर्ट एऊ प्रिंस है और मुद्रा हैटियन ग्रॉर्डे है, ग्रॉर्डे। चलिए, शेर बहादुर देवगा, ये उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में शपथ लिए हैं। शेर बहादुर देवगा। नेपाल का राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपी है और प्रधानमंत्री ये हो गए। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। चलिए, अगला है, हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है बुल्गारी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भारतीय से संबंधित था, इसीलिए इसको लाना पड़ा है। तो ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। हाँ, वही प्रियंका चोपड़ा जो आप सोच रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। बुल्गारी वैश्विक स्तर पर अपने रत्न आभूषण, चमड़े के सामान, घड़ियाँ और अन्य एक्सेसरीज बनाता है। और प्रियंका चोपड़ा इससे पहले यूनिसेफ सद्भावना दूत भी हैं और इन्हें डैनी का, यहाँ इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए था, डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है प्रियंका चोपड़ा को। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। सुनील सेठी, ये भी किसी न किसी संस्था के या ब्रांड के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये हैं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। नाडा अर्थात, चलिए इसको लिखित में आपको दिखाते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 8वां प्रश्न है 8। देखिए, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना इसका 2005 में किया गया, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन खेल मंत्री जो भी वर्तमान में होते हैं वही होते हैं। तो कौन है अभी खेल मंत्री? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं और वही ब्रांड एम्बेसडर इसके सुनील सेठी हैं। क्यों है ये नाडा, किस लिए बनता है? तो ये नेशनल है, हम लोग के भारत में ये काम करता है। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं व अन्य सामग्री के सेवन से रोकता है। यदि कोई खिलाड़ी इसके विरुद्ध जाता है और इसका टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट, तो उसमें अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको खेल से प्रतिबंधित कर दिया जाता है कुछ साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए। तो ये भारत में इस तरह का जांच पड़ताल नाडा कराता है और विश्व स्तर की बात करें तो वो वाडा कराता है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए, अगला है, तो ये सुनील सेठी हो गए। जसप्रीत बुमराह, ये किसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये वन प्लस जो कंपनी जिसका आप लोग मोबाइल यूज करते हैं उसका और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो वन प्लस अपने वियरेबल कैटेगरी, जो पहनने वाला जैसे घड़ी हो गया, चेन हो गया, इस तरह का, तो वियरेबल कैटेगरी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? जसप्रीत बुमराह को। ये अपने भारतीय क्रिकेटर हैं, जाने प्रसिद्ध ये बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खेल खेल चुके हैं, मतलब क्रिकेट का खेल खेले हैं। चलिए, अगला ऑप्शन देखिए, युवराज सिंह, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह को। और युवराज सिंह भी अपने पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं और हाँ, वही जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के जमाए थे वही हैं युवराज सिंह। इनको प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सब वही ऑप्शन हो गए। चलिए, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन वर्ल्ड लंग कैंसर अर्थात फेफड़ा का जो कैंसर होता है, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है 1 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को फेफड़ों के कैंसर के कारण तथा इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। एक दिवस को एक और मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, कल ही मैंने पढ़ाया था, शायद वो क्वेश्चन नीचे फिर मैं रखा भी हूँ। चलिए देखेंगे। 29 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। थीम रहा है उसका द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। 28 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। इसका भी थीम रहा है हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 26 जुलाई को क्या हुआ? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है और ये कारगिल विजय दिवस का इस वर्ष 22वां सालगिरह था और भारत सरकार इसको इस बार एक अलग नाम से वो मिस कर रहा हूँ मैं, चलिए कोई नहीं। और ये कारगिल विजय दिवस, आइए इसको लिखित रूप में देख ही लेते हैं, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। एक सेकंड दोस्तों, बारिश आ गई है थोड़ा, तो चलिए कहाँ थे हम लोग? कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया है और ये 1999 में जो है कारगिल युद्ध हुआ था। भारतीय सेना पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छड़ा था उसमें दोनों देश के बीच। तो भारतीय सेना पाकिस्तान पर बहुत अच्छी जीत हासिल की थी उस समय और उसमें एक ऑपरेशन चलाया था भारतीय सेना ने। क्या नाम था ऑपरेशन का? ऑपरेशन विजय। रक्षा मंत्री अभी वही हैं पहले से ही जो थे, श्री राजनाथ सिंह। चलिए, ये सभी ऑप्शन हो गए इसमें। अगला देखिए, मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध जाने माने धाविका का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? तो ये हैं मन कौर, मन कौर, इनका निधन हो गया है। ये
2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में अपना पहला पदक इन्होंने जीता था और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पदक अपने नाम किया है इन्होंने। तो इनको बस विशेष ये याद रखना है, मिरेकल मॉम के नाम से इनको जाना जाता है। देहांत हो गया 107 वर्ष की उम्र में इनका। मन कौर इनका नाम हो गया। चलिए, भागीरथी अम्मा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन है? तो ये भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा थी जिनका देहांत 107 वर्ष की उम्र में हुआ है। सबसे उम्रदराज ये छात्रा रही हैं। आइए इसको देखते हैं लिखित में, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे उम्रदराज छात्रा का निधन हुआ है, वही है ये भागीरथी अम्मा। 107 वर्ष की उम्र में भी ये पढ़ाई जारी रखी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जब 9 वर्ष की थी उस समय तृतीय क्लास में अपनी शिक्षा छोड़ दी थी, लेकिन पुनः जब 105 वर्ष की हुई तो इनको मन में ऐसा ख्याल आया कि काश मैं पढ़ाई की होती। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में, अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की अच्छी समझ। और तो ये 105 वर्ष की उम्र में फिर से इन्होंने जारी रखा, अपना शिक्षा को जारी किया और पढ़ते पढ़ते 4th क्लास इन्होंने पास भी किया था और वही अब 107 वर्ष की उम्र में ये इनका निधन हो गया। केंद्र सरकार इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। जयंती, ये कौन है? तो ये भी एक थे एक्ट्रेस हैं। चलिए, अभिनय की देवी के नाम से ये प्रचलित थी और अभिनेत्री थी भारत की। उनका निधन हुआ है, नाम है जयंती। ये अभिनेत्री कई भाषाओं, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस सभी भाषाओं में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय इन्होंने किया है। जयंती, इनका भी निधन हो गया। सुरेखा सीकरी, ये भी टीवी और फिल्म कलाकार हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कई बार 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं और इनको आप लोग देखे होंगे कुछ विशेष टीवी कार्यक्रम जैसे तमाश, जुबेदा, बधाई हो, बालिका बधू, इन सभी में ये ख्याति प्राप्त अभिनय इन्होंने किया था। चलिए, सभी ऑप्शन हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको वन लाइनर फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में कब विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है, विश्व स्तनपान सप्ताह। इसका थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं तथा शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ और WABA, इन सभी के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया जाता है। यूनिसेफ भी आता है इसमें, तो उसके बारे में देखिए। वो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। प्रेसिडेंट पोस्ट अभी इसमें खाली है। WHO के बारे में देख ही लेते हैं। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम हैं। चलिए, तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इस बार गजब का उलटफेर हुआ है। हर बार के जो चैंपियंस रहते थे जाने माने, अभी इसमें चर्चा करूंगा मैं, उन सबको पीछे छोड़कर ये फ्रांस से एक रेसिंग ड्राइवर हैं, खिलाड़ी हैं। इनका नाम है स्टेबैन ओकॉन। इन्होंने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये देखिए, सेबेस्टियन वेटल और लुइस हैमिल्टन ऐसे बड़े खिलाड़ियों को पराजित कर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा दर्शकों के लिए ये, और ये फ्रांस से हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस? ये क्वेश्चन मैं परसों कल सब ये करा चुका हूँ, ऊपर भी एक बार इसका चर्चा मैंने आज भी किया। देखिए, महत्वपूर्ण है ये। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही 3 तलाक के खिलाफ जो सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल लाया था और उसे लागू भी कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम महिला का अधिकार पर ध्यान दिया जाता है, उनकी रक्षा किया जाता है, 3 तलाक से उन्हें बचाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये काम अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्री के अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अंतर्गत। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? इसका सही जवाब, कल ही का क्लास में मैंने इसको कराया था, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। उम्मीद करता हूँ ये याद होगा आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो ये भी अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दें, जो कि आप लोग जानते भी हैं, ताकि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।